हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स का बहुत ही रोमांचकारी विशेषांक, जिसका नाम है विक्रम बेताल। दोस्तों, आपने विक्रम बेताल की कॉमिक्स काफ़ी पढ़ी होंगी, बचपन में कहानियाँ भी पढ़ी होंगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं विक्रम बेताल की कॉमिक्स, जिसका नाम है विक्रम बेताल और तिलिस्म की राजकुमारियाँ। विक्रम बेताल और तिलिस्म की राजकुमारियां। बेताल की शर्त के अनुसार जैसे ही राजा विक्रम ने अपना मौन भंग किया, बेताल वापस शमशान में लौट आया और जलते हुए सिरस के वृक्ष से उल्टा लटक गया। लेकिन हठी राजा विक्रम भी उसका पीछा करते हुए शमशान में पहुंचे तथा सिरस के वृक्ष पर चढ़कर बेताल को पुनः कंधे पर लाद कर नीचे उतरे और अपने मार्ग पर चल पड़े। राजा विक्रम, तू बहुत जिद्दी है और उस धूर्त योगी के पास मुझे ले जाने के लिए व्यर्थ में परिश्रम कर रहा है। लेकिन अब तो मुझे पुनः कंधे पर लाद कर चल ही पड़ा है, तो मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। इससे सफर आसानी से तय हो जाएगा। ध्यान देकर सुन। त्रिनगर नाम का एक तिलिस्मी देश था, जिसकी 4 राजकुमारियां रूप तथा गुणों में बेमिसाल थीं। तिलिस्मी देश त्रिनगर का राजा अकुलदेव चारों राजकुमारियों के लिए सुयोग्य वर की तलाश के मामले में बहुत चिंतित रहते थे। महामंत्री नकुल सेन जितने भी राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव आए हैं, उनमें से कोई भी हमारी पुत्रियों राजकुमारियों के योग्य नहीं है। इसलिए राज्य के दूतों को अन्य राज्यों में भेजा जाए और उनसे कहा जाए कि वह कड़ी जांच परख के बाद ही योग्य राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव लेकर शीघ्र लौटें। उस देश त्रिनगर का प्रवेश द्वार सिर्फ एक था, जो स्वर्ण झील के नाम से विख्यात झील के मध्य में था, जिसके बारे में तिलिस्मी देश में रहने वालों के अतिरिक्त पृथ्वी का कोई भी मनुष्य नहीं जानता था। चारों राजकुमारियां प्रत्येक पूर्णमासी के दिन स्वर्ण झील के मध्य में स्थित उस गुप्त द्वार से निकलकर झील में स्नान करने आई थीं। बहन विमला, आज पूर्णमासी है, क्या आज स्वर्ण झील में स्नान करने नहीं चलोगी? पूर्णमासी के दिन स्वर्ण झील में स्नान करने से तो हमारे सौंदर्य में और निखार आ जाता है बहन कमला। इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि हम स्वर्ण झील में स्नान करने ना जाएं? समय तो हो चला है, फिर क्या देर है। आज पिताजी महाराज ने हमारे लिए सुयोग्य वरों की तलाश में राज्य के दूतों को भेजा है। इस समय झील वाले गुप्त द्वार से राज्य के दूत देश से बाहर जा रहे हैं। कुछ देर बाद दासी आकर बता जाएगी कि राज्य के सभी दूत झील से बाहर निकल गए हैं, तब हम चारों बहनें स्नान करने चलेंगी। कुछ देर बाद जब चारों बहनों को दासी ने आकर सूचना दी कि राज्य के दूत झील से बाहर वर की तलाश में निकल गए हैं, तब विमला, कमला, सरला और निर्मला चारों बहनें झील में स्नान करने चली गईं। सरला, जब हम स्नान करके बाहर जाएंगे तब हम स्वर्ण झील से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि तब हमें अपने ससुराल में रहना होगा। तो क्या हुआ, मैं तो हर पूर्णमासी को पिताजी से मिलने के बहाने यहाँ से आ जाया करूंगी। विवाह के बाद पूर्णमासी पर स्वर्ण झील में स्नान करने के मामले में राजकुमारी विमला, कमला और सरला की एक राय थी कि वह किसी न किसी बहाने से हर पूर्णमासी के दिन अपने ससुराल से अपने मायके तिलिस्मी देश में लौट आया करेंगी और स्वर्ण झील में स्नान करती रहा करेंगी। पर छोटी राजकुमारी निर्मला की राय अपनी तीनों बहनों से भिन्न थी। हो भाग्य, हमारा भाग्य हमारी इच्छा से बढ़कर नहीं है। विवाह के बाद पता नहीं हमें अपनी तिलिस्मी देश से कितनी दूर जाना पड़े, अतः यह तो हमारे भाग्य पर निर्भर है कि विवाहोपरांत हमें स्वर्ण झील में स्नान करने का अवसर मिलेगा भी या नहीं। मैं भाग्य को नहीं मानती। जिस समय चारों राजकुमारियां स्वर्ण झील में स्नान कर रही थीं, उसी समय उसकी पूर्व दिशा में 1000 कोस दूर अजयगढ़ नाम का हर प्रकार से खुशहाल तथा संपन्न राज्य के शाही बगीचे में उस देश का राजकुमार वज्रदत्त एक वृक्ष की छांव में बैठा उसी वृक्ष की एक डाल पर बैठे सफेद कबूतरों के एक जोड़े की बातें सुन रहा था। जब हमसे इस जब से हम इस राज्य में आए हैं, तब से हमें किसी भी शाम को अपने घोंसले में भूखे पेट नहीं लौटना पड़ा। इस राज्य की खुशहाली का रहस्य ही यही है कि यहाँ का हर निवासी पशु पक्षियों तथा साधु संतों के हिस्से का भोजन उन्हें देकर फिर स्वयं भोजन करने बैठता है। लेकिन ऐसा सुख और आराम हमें अगले 2 वर्षों तक ही मिलेगा। 2 वर्ष बाद यह समूचा राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के राजा भानु प्रताप ने अपने पिछले जन्म में जो पाप किए थे, उसका फल उसे इस जन्म में मिलेगा। हाँ, यह बात तो सच है।
इस राज्य के कुल देवता की प्रतिमा का आकार घटने लगा है। इस प्रकार अगले 2 वर्षों में कुल देवता की प्रतिमा जमीन में समा जाएगी, तभी यह समूचा राज्य भी धरती में समा जाएगा। लेकिन विधाता ने राजा भानु प्रताप के इस जन्म के पुण्यों तथा इस राज्य की जनता के पुण्यों को देखते हुए इस राज्य के बचाव का एक उपाय भी बताया है, जो हमने कैलाश पर्वत और भगवान शिव के मुख से सुना था, जो देवी पार्वती को बता रहे थे। हाँ, वह तो मैंने भी सुना था कि इस राज्य का राजकुमार यदि तिलिस्मी देश त्रिनग त्रिनगर की राजकुमारी से विवाह कर ले तो उसकी पहली संतान का एक पुत्र होगा, जो कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष किए जाने वाले महायज्ञ में अपने हाथ से पहली आहुति दे दे तो कुल देवता की प्रतिमा का आकार घटना बंद हो जाएगा और वह जमीन में नहीं समाएगी, जिससे यह राज्य नष्ट होने से बच जाएगा। लेकिन यह बात राजकुमार को मालूम हो जाए तभी तो यह राज्य नष्ट होने से बचेगा। अगर राजकुमार हमारी बोली समझ रहा होता तो हम ही बता देते कि उसे कि 100 कोस पश्चिम दिशा में तिलिस्मी देश के मध्य में तिलिस्मी देश त्रिनगर का एकमात्र गुप्त द्वार है। मेरा भाग्य अच्छा है जो मैंने पक्षियों की बोली गुरुकुल में सीख ली थी, वरना आज इन पक्षियों का वार्तालाप ना सुन पाता। लेकिन पहले इनकी बात की सच्चाई को परख लेना चाहिए। मैं अभी जाकर कुल देवता की प्रतिमा को नापता हूँ, जो 500 वर्ष पहले मेरे पुरखों ने 20 गज ऊंची बनवाई थी। अगर सचमुच कुल देवता की प्रतिमा का आकार घट रहा है तो इस समय वह 20 गज ऊंची ना होगी। मंदिर में पहुंचकर राजकुमार ने कुल देवता की प्रतिमा को नपवाया। 19 गज 20 इंच। इसका मतलब उन पक्षियों की बात सच साबित हुई। फिर अगले ही दिन राजकुमार वज्रदत्त ने महाराज से शिकार पर जाने की आज्ञा ली। कुछ सैनिक साथ लिए, पर जंगल में पहुंचकर राजकुमार ने अपना घोड़ा इतनी तेज दौड़ाया कि सैनिक पीछे रह गए। नदी, नाले, जंगल और पहाड़ पार करता राजकुमार पश्चिम दिशा में बढ़ता रहा। अब पश्चिम दिशा में स्वर्ण झील की ओर चलूं, और एक रोज वह स्वर्ण झील तक जा पहुंचा। इस स्वर्ण झील के मध्य में तिलिस्मी देश का प्रवेश द्वार है। अपने कुल देवता का स्मरण कर राजकुमार वज्रदत्त झील में उतर गया। झील के मध्य में पहुंचकर उसने गोता लगाया। तभी राजकुमार वज्रदत्त ने अपने पीछे किसी के तैर कर आने की आवाज सुनी तो पास ही एक चट्टान की ओट में चला गया। यहाँ तो सिर्फ यह मूर्ति है, कोई द्वार तो नजर ही नहीं आता। अरे, यह लोग कौन है और यहाँ क्यों आ रहे हैं? मूर्ति को घुमाते ही गुप्त द्वार प्रकट होने लगा। चट्टान की ओट में दुबके वज्रदत्त ने देखा, वह दोनों व्यक्ति जैसे ही गुप्त द्वार में नजर आ रही सीढ़ियों में नीचे उतरे, द्वार बंद हो और मूर्ति पूर्व अवस्था में आ गई। तो इस मूर्ति को घुमाने से तिलिस्मी देश का गुप्त द्वार प्रकट हो जाता है। राजकुमार वज्रदत्त ने भी मूर्ति को घुमाया तो द्वार प्रकट हो गया। आश्चर्य है, पानी इस द्वार से प्रविष्ट नहीं हो रहा और यह स्वच्छ वायु है। यहाँ स्वच्छ वायु है, पानी नाम मात्र को भी नहीं है। जैसे ही राजकुमार ने अंतिम सीढ़ी पर पैर रखा, ऊपर स्थित तिलिस्मी देश का गुप्त प्रवेश द्वार स्वमेव बंद हो गया। द्वार बंद और मैं एक सुंदर बगीचे में पहुंच गया हूँ। इस बीच तिलिस्मी देश के राजमहल में तीनों बड़ी राजकुमारियां विमला, कमला और सरला अपने विश्वस्त सैनिकों को आदेश दे रही थीं। निर्मला कहती हैं, जैसा उसके भाग्य में होगा वैसा ही होगा। भाग्य कुछ नहीं होता, इसलिए राजकुमारी निर्मला को उसके कक्ष से उठा ले जाओ और अग्निकुंड में फेंक दो। हम देखते हैं कि उसका भाग्य उसे कैसे बचाता है। जो आज्ञा ऐसा ही होगा। दोनों सेवक अपने कक्ष में गहरी निद्रा में सो रही राजकुमारी निर्मला की गठरी बांध उसे अग्निकुंड की दिशा में लेकर चल पड़े। तिलिस्मी देश में तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ की राजकुमारी के बारे में किससे पूछताछ करूं? मुझे तो यह भी नहीं पता कि इस देश में कितनी राजकुमारियां हैं। इन दो आदमियों की पोशाकें राजमहल के सेवकों जैसी लगती हैं। क्यों ना इनका पीछा करूं और जहां अवसर मिले वहां इनसे पूछताछ की जाए। लेकिन पहाड़ों से घिरे अग्निकुंड के समीप पहुंचकर जब उन दोनों सेवकों ने गठरी खोली तो राजकुमार को सारा मामला समझते देर न लगी। गठरी में से निकली उस सुंदर युवती की पोशाक बता रही है कि वह निश्चय ही यहाँ की राजकुमारी है, और यह दोनों दुष्ट व्यक्ति उसे ज्वालामुखी रूपी इस अग्निकुंड में फेंकना चाहते हैं। राजकुमार वज्रदत्त से उन दोनों दुष्ट सेवकों के सामने पहुंचकर उन्हें ललकारा, ठहरो, मेरे यहाँ मौजूद रहते तुम एक की जान इतनी सरलता से नहीं ले सकोगे दुष्टों। राजकुमार की ललकार सुन पहले तो दोनों सेवक घबराए,
फिर तलवारें खींचकर राजकुमार वज्रदत्त का मुकाबला करने लगे। लेकिन राजकुमार वज्रदत्त के सामने उन दोनों सेवकों की भला क्या चलती। आह, आह! दोनों सेवकों का काम तमाम कर राजकुमार बेहोश राजकुमारी के होश में आने की प्रतीक्षा करने लगा। शीघ्र ही राजकुमारी को होश आ गया। तुम कौन हो? मैं अजयगढ़ का राजकुमार वज्रदत्त हूँ। दो आदमी तुम्हें उस अग्निकुंड में फेंकना चाहते थे, जो मेरे हाथों मारे गए। अचानक राजकुमार वज्रदत्त के पैरों के नीचे रखा पत्थर फिसल गया और ओह, नहीं! राजकुमार वज्रदत्त का शरीर अग्निकुंड में गिरते ही उसमें भरे खौलते लावे में विलीन हो गया था। लेकिन राजकुमारी निर्मला को ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि वह किसी भी प्राणी के नष्ट हो चुके जिस्म के अवशेषों को प्राप्त कर सकती थी, भले ही वह कहीं भी और किसी भी अवस्था में हो। राजकुमार वज्रदत्त, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, इसलिए मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। अब तुम जिस भी अवस्था में हो मुझे स्वीकार हो। अगले ही क्षण अग्निकुंड में से निकलकर थोड़ी सी राख राजकुमारी के सामने आ गिरी। आह! राजकुमार वज्रदत्त, अगर मेरे भाग में हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप में देख सकूंगी। राजकुमारी निर्मला उस शव राख को उठाकर वापस राजमहल में अपनी तीनों बड़ी बहनों के पास आ पहुंची। निर्मला, तुम यहाँ? मुझे राजमहल के दो दुष्ट सेवक अग्निकुंड में फेंकने के लिए ले गए थे, लेकिन मेरे भाग में अभी जीवित रहना लिखा है, इसलिए। राजकुमारी निर्मला ने तीनों बहनों को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई और कहा, तुम तीनों चाहो तो यह राजकुमार, सुंदर राजकुमार, पुनः जीवित हो सकता है। ठीक है, हम अपनी सिद्धियों को प्रयोग करेंगी। इस प्रकार हमारी सिद्धियों की परीक्षा भी हो जाएगी। लेकिन अगर यह सुंदर राजकुमार जीवित हो गया तो तुम इस पर अपना अधिकार नहीं जताओगी। राजकुमारी निर्मला से यह वचन लेकर कि राजकुमार के जीवित होने पर उस पर वह अपना अधिकार नहीं जताएगी, तीनों ने अपनी अपनी सिद्धि का प्रयोग शुरू किया। बड़ी राजकुमारी ने अपनी शक्ति से राजकुमारी निर्मला द्वारा लाई गई राख में से राजकुमार के जिस्म की अस्थियां निकाली और उन्हें जमीन पर क्रमवार बिछाया। राजकुमारी कमला ने अपनी सिद्धि का प्रयोग कर राख को मांस और हाड़ का रूप देकर अस्थियों पर चढ़ाया। इस प्रकार राजकुमार वज्रदत्त का जिस्म तैयार हो गया और राजकुमारी सरला ने अपनी सिद्धि का प्रयोग कर उसमें प्राण फूंक दिए। लेकिन राजकुमार के जीवित होते ही तीनों बड़ी राजकुमारियों में उसे प्राप्त करने की बहस छिड़ गई, जबकि राजकुमारी निर्मला ने सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसके प्राणों की रक्षा करने वाला जीवित हो उठा है। ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। मैंने इसमें प्राण फूके हैं, इस पर मेरा हक है। मैंने इसे शरीर दिया है। मैं अस्थियां ना देती तो तुम दोनों क्या इसे जीवित कर सकती थी? बताओ राजा विक्रम सिंह, विक्रम राजकुमार के साथ विवाह करने की हकदार चारों बहनों में से कौन थी? इसका जवाब जानते हुए भी ना दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सुनो बेताल, राजकुमार वज्रदत्त का विवाह छोटी राजकुमारी निर्मला के साथ होना चाहिए, क्योंकि बड़ी राजकुमारी विमला उसे राजकुमार जिसने राजकुमार की अस्थियां एकत्र की, उसने पुत्र का कर्तव्य निभाया। राजकुमारी कमला ने राख से जिस्म बनाया, उसने सगे संबंधियों का कर्तव्य निभाया। जो शव की राख को चिता पर से उठाकर नदी में बहाते हैं, राजकुमारी कमला ने जीवन देकर माँ का कर्तव्य निभाया। जबकि राजकुमारी निर्मला ने राजकुमार को सच्चे दिल से चाहा, उसने सिर्फ उसके जीवन की कामना की, इसलिए राजकुमार का विवाह राजकुमारी निर्मला के साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। तीनों बहनों का विवाह तिलिस्मी राज्य के राजा अकुल देव के सामने पहुंचा तो उन्होंने सारी बात विस्तार पूर्वक सुनी और अंत में बड़ी सूझबूझ के साथ वही निर्णय दिया जो तुमने बताया है। राजकुमार वज्रदत्त का विवाह राजकुमारी निर्मला से ही हुआ। और अब मैं चला, क्योंकि तुमने मौन भंग कर दिया। मेरी बात मानो राजा विक्रम, तो वापस अपने महल में लौट जाओ। मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा बेताल। मैं तुझे महाशमशान में पहुंचाकर योगी को दिया गया वचन निभा कर ही रहूंगा। हा 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 हा। तो आओ मेरे पीछे आओ राजा विक्रम, आओ। हा 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 हा। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब हम मिलते हैं विक्रम बेताल की अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है विक्रम और बेताल स्वर्ग की अप्सरा। शर्त के अनुसार राजा विक्रम जीत द्वारा मौन भंग करते ही उसके कंधे पर सवार बेताल जोरदार अट्टहास लगाते हुए हवा में उड़ गया और वापस शमशान में पहुंचकर जलते हुए सिरस के वृक्ष की डाल पर उल्टा लटक गया। लेकिन योगी को दिए वचन की पूर्ति के लिए राजा विक्रम भी वापस शमशान में लौटा और पेड़ पर आ लटके
बेताल को पुनः नीचे उतार कर कंधे पर लादा और अपने रास्ते पर चल पड़ा। राजा विक्रम, याद रख, मेरी शर्त वही है कि अगर रास्ते में तू बोला तो मैं वापस इसी शमशान में लौट आऊंगा। लेकिन रास्ता लंबा है और यह रास्ता अच्छी बातों की चर्चा करते हुए बीते तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुन। उर्वशी तथा रंभा स्वर्गलोक की प्रमुख अप्सराएं थीं। दोनों एक से बढ़कर एक सुंदर तथा गुणवती थीं। नाचने गाने की कला उनकी समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई न था। इन दोनों में कौन एक दूसरे से बढ़कर है, इस बात का अनुमान लगाना हर किसी के लिए असंभव था। एक बार वह दोनों अप्सराएं इस विवाद में पड़ गईं कि उन दोनों में से कौन अधिक गुणवती है। दोनों स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने के लिए अपनी अपनी विशेषताओं का बयान कर रही थीं, पर उनके मध्य निर्णय नहीं हो पा रहा था। आखिरकार उनका विवाद राजा इंद्र के कानों तक जा पहुंचा। राजा इंद्र ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनके मुख से उनके विवाद का पूरा किस्सा सुना। हमने अनेक बार तुम दोनों का नृत्य देखा है, पर पहले कभी इस दृष्टि से नहीं देखा कि तुम दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है। चूंकि हमारी नज़रों में तुम दोनों ही श्रेष्ठ हो, लेकिन आज जब तुम दोनों इस विवाद की शिकार हो गई हो, तो हम दोनों का नृत्य एक बार फिर देखेंगे। फिर स्वर्गलोक में श्रेष्ठ संगीतज्ञों को बुलाया गया और दोनों अप्सराओं ने संगीत की ताल पर नृत्य तथा गायन आरंभ किया। मुझे तो दोनों ही श्रेष्ठ नजर आती हैं। इन दोनों की कला में अंतर कर पाना मेरे लिए असंभव है। सचमुच इनकी कला में अंतर कर पाना सरल कार्य नहीं। लेकिन महाराज नृत्य कला के बहुत बड़े पारखी हैं। अगर आज्ञा हो तो उन्हें बुलवाया जाए। ठीक है, उज्जैनी के महाराज को इस विषय में सब कुछ समझाकर उन्हें हमारा निमंत्रण भेजा जाए। इस प्रकार उर्वशी और रंभा के विवाद का किस्सा महाराज को देवराज इंद्र के दूत ने कह सुनाया। ठीक है, देवराज इंद्र का निर्णय हमें स्वीकार है। नियत समय पर हम दरबार में उपस्थित होंगे। जो आज्ञा महाराज। दूत के जाने के बाद उज्जैनी के महाराज ने राजमहल के उद्यान के माली को बुलाया। 2 खूबसूरत गुलदस्ते तैयार करो। जो आज्ञा महाराज। और जब माली गुलदस्ते तैयार करके लाया, अति सुंदर। अब इन दोनों गुलदस्तों में एक में कुछ मधुमक्खियां और दूसरे में कुछ बर्रे छुपा दो। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार 2 खूबसूरत गुलदस्ते लेकर उज्जैनी के महाराज देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचे। बहुत अच्छा। इंद्रदेव, कृपया अब उर्वशी तथा रंभा को बुलाइए। बहुत अच्छा। देवराज इंद्र ने उर्वशी तथा रंभा को बुलाया तथा उज्जैनी के महाराज से उनका परिचय करवाया। यह उर्वशी और रंभा हैं। यह दोनों अप्सराएं आज अपनी नृत्य व गायन कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी, जिसे देखकर आप निर्णय देंगे कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। लेकिन महाराज, जब नृत्य आरंभ हो इससे पहले मेरा एक आग्रह है। मैं अपने साथ यह 2 गुलदस्ते लाया हूँ। अप्सराएं इन्हें हाथ में लेकर नृत्य करें। हमें कोई आपत्ति नहीं। दोनों अप्सराओं ने गुलदस्ते हाथ में लेकर नृत्य आरंभ किया। अति सुंदर। दोनों का ही प्रदर्शन श्रेष्ठतम है। कुछ समय बाद नृत्य करते करते अचानक एक गुलदस्ते में से कुछ मधुमक्खियां निकलीं और उन्होंने नृत्य करती दोनों अप्सराओं को डंक मारे। इस आह। कुछ ही क्षण बाद दूसरे गुलदस्ते में से छुपी बर्रे निकली। उन्होंने भी दोनों अप्सराओं को डंक मारे। आह। इस। दोनों अप्सराओं को बराबर डंक लगे थे। दोनों ही तिलमिला उठी थीं, पर रंभा इससे इतनी अधिक विचलित हुई कि वह नृत्य नहीं कर सकी। लेकिन उर्वशी नृत्य में पूर्णतया मगन थी। वाह, अति सुंदर। लेकिन हर किसी के मुख से यही निकल रहा था, दोनों की कला सर्वश्रेष्ठ है। दुर्घटना से कला का कोई संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। रंभा बेचारी मधुमक्खियों तथा बर्रों के डंक से बेहाल हो गई है। वह तो नाजुक व सुकोमल स्त्री है। उसके स्थान पर यदि कोई पराक्रमी वीर पुरुष होता तो वह भी बेहाल हो गया होता। उज्जैनी के महाराज दरबारियों की बातें सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। ऐसी कष्ट की स्थिति में भला कला का प्रदर्शन कैसे हो सकता है। प्रतियोगिता दोबारा होगी। ओह, हाय। नृत्य का वह चरण समाप्त कर उर्वशी ने भी नृत्य बंद कर दिया। मधुमक्खियों व बर्रों के डंक लगने से हो रहे कष्ट में उसकी स्थिति भी रंभा जैसी हो गई। आह, पीड़ा असहनीय है। हाय, यह पीड़ा सहन नहीं हो रही। कोई राजवैद्य को बुला लाए। ओह। उर्वशी को कम कष्ट हुआ होगा, इसलिए उसने नृत्य का चरण पूरा कर लिया। आप यह कहना चाहते हैं कि रंभा को अधिक कष्ट हुआ, इसलिए उससे नृत्य का यह चरण पूरा
नहीं किया गया? बेशक यही बात है, अन्यथा जब तक दुर्घटना नहीं घटी थी तब तक दोनों पूरी तन्मयता से अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थीं। जी हाँ, पूरी तन्मयता से दोनों नृत्य कर रही थीं, लेकिन संपूर्ण तन्मयता से केवल उर्वशी के नृत्य में थी। उर्वशी रंभा से श्रेष्ठ नर्तकी है। हैं? उर्वशी? भला वह कैसे? यह कैसे हो सकता है? बताओ राजा विक्रम, कैसे? उज्जैनी के उस पूर्ववर्ती महाराज ने उर्वशी के नृत्य में ऐसी क्या विशेषता देखी कि उसे रंभा से श्रेष्ठ घोषित किया गया? राजा इंद्र को उन्होंने अपने इस निर्णय के पक्ष में क्या कहकर संतुष्ट किया? अगर यह जानते हुए भी ना बोलोगे राजा विक्रम, तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल, उज्जैनी के महाराज का निर्णय बिल्कुल सही था। हालांकि रंभा व उर्वशी का नृत्य उच्च कोटि का था। दोनों का ही अपने शरीर के सभी अंगों पर समान रूप से नियंत्रण था, लेकिन उज्जैनी के महाराज को उर्वशी में एक खास विशेषता नजर आई थी। दोस्तों, हमारा विक्रम और बेताल का स्वर्ग का अप्सरा का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, और अब हम मिलते हैं इसके स्वर्ग की अप्सरा के पार्ट 2 में। धन्यवाद। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पार्ट 2 का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं।